सर ये बताएं, वर्षा हो रही इस समय, कृपा बरस रही है आपके ऊपर जी, कैसा लग रहा है? जी सर संत और योग ये दोनों को रिलेट करता है। जो जिम्मेदारी दी गई है निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के दी गई है। सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, जब आपका चयन किया गया निश्चित रूप से जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ी हैं। 7 जनपदों में 763 महाविद्यालय हैं, वहाँ के आचार्यों को आपको कैसे आप प्रेरित करेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे आप? हमारे जो नई पीढ़ी है हमारी, वो चाहती कि सब कुछ हमारे सामने परोस कर रख दिया जाए और ये स्थिति पहले हम लोगों के सामने नहीं थी, तो जो सामने तुरंत मेरे हाजिर हो जाए, इससे जो उसकी एक जो अंतर्निहित भावना संघर्ष की है वो ख़त्म हो जाए। कि हम लोगों के समय नेट JRF देखने को नहीं मिलते थे, अब पता चला 10 बार 5 बार उसने नेट JRF किया है, तो हमसे कई गुना योग्य है। उसके पास अनुभव नहीं है लेकिन योग्यता हमसे ज़्यादा है। धर्मनगरी अयोध्या आध्यात्मिक नगरी, धर्मनगरी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और इस समय मैं बैठा हूँ अवध विश्वविद्यालय के गुरुजी प्रोफेसर संत शरण मिश्रा, SS मिश्रा जी के पास। जैसा कि नाम से ही आप संत हैं, सर का भी गणित एवं सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन की ओर से रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको चयनित किया गया है। साहब की सर की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके पहले भी आपको शिक्षक श्री पुरस्कार 2019 से भी नवाजा गया है। और साथ ही साथ सर की एक विशेषता है कि आपका शैक्षणिक तो आपका क्षेत्र में तो आपका डंका बज ही रहा है, साथ ही साथ आप प्रशासनिक पद पर भी आप सुशोभित हैं। ढेर सारी शुभकामना सर आपको इस। थैंक यू पाठक जी, धन्यवाद। सर ये बताएं, वर्षा हो रही इस समय, कृपा बरस रही है आपके ऊपर जी, कैसा लग रहा है? जी आप कृपा बरस रही है, ऊपर वाले की कृपा है, बस इतना ही कहेंगे। जी। और किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए ये आवश्यक है कि अगर कोई पद आपको मिलता है तो उसका दायित्व आप बहुत ही संवेदनशीलता के साथ करें और जिस दायित्व के लिए आपको रखा गया है उसका प्रतिफल उस जनमानस को या उस व्यवस्था को मिलना चाहिए, इसका मैं सदैव ध्यान रखता हूँ। IIT के आप निदेशक भी हैं, बहुत ये प्रशासनिक पद है, आप एक शिक्षक हैं, आपके लिए निश्चित रूप से चैलेंजिंग है, कैसे आप संभालते हैं? IT का निदेशक का पद प्रशासनिक है, संकायाध्यक्ष का पद भी प्रशासनिक है, लेकिन ये चूँकि शैक्षिक जगत के प्रशासनिक पद हैं तो शैक्षिक जो अनुभव होता है उससे प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उससे जुड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वहन करने में बहुत ही सरलता रहती है, क्योंकि सारे कार्य जो विश्वविद्यालय के या संस्थान के होते हैं विभिन्न समितियों के माध्यम से या उसके जो एक्ट हैं, उसके जो स्टैट्यूट्स हैं, उसके जो ऑर्डिनेंस हैं, इसी के माध्यम से ही चलते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय का कार्य या उसके संस्थान या विभाग का कार्य बहुत स्पष्ट रहता है और वो शैक्षिक जगत से जुड़ा रहता है, इसलिए उसकी व्यवस्था हमारे नियमावली में रहती है और इस तरह के प्रशासन के कार्य को करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। एक क्षेत्र और सर मैं देख रहा हूँ कि शारीरिक शिक्षा, खेल एवं यौगिक विज्ञान के भी आप हैं। जी। मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि बताऊंगा बहुत शार्ट में। 2017 में प्रोफेसर दीक्षित यहाँ के कुलपति बने थे और उसके पहले योग विभाग यहाँ का बंद हो चुका था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे समन्वयक बनाया जाएगा, तो एक उन्होंने समिति बनाई और कहा कि इस योग विभाग को रिवाइव करना है हमको। अब उस समिति ने मेरा नाम, मेरी कोई वार्ता नहीं हुई थी, उस समिति ने मेरा नाम की अनुशंसा कर दी, रिकमेंडेड कर दी और फिर मुझे समन्वयक बना दिया गया और मैं 2017 से समन्वयक था
और योग विभाग और फिजिकल डिपार्टमेंट दोनों जब मर्ज हुए, इंस्टीट्यूट बन गई, तो मैं 1 महीने के लिए इंस्टीट्यूट में नहीं था, लेकिन पुनः फिर मेरे पास दूसरे कुलपति, माननीय कुलपति जी जो थे, उन्होंने कहा पुनः आप इस पूरी व्यवस्था को आप देखें। तब से मैं निदेशक हूँ और कई बार मैं विश्वविद्यालय से अनुरोध भी कर चुका हूँ कि अब किसी अन्य को बनाया जाए, लेकिन अभी तक मेरे पास इसका भार है और मैं अपने दायित्व का निर्वहन जो हमारी क्षमता है और जो जितना ज्ञान है उसके हिसाब से इसका निर्वहन कर रहा हूँ। सर, संत और योग ये दोनों को रिलेट करता है। जो जिम्मेदारी दी गई निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के दी गई है। देखिए, योग एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जब आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों संरेखीय होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि एक अच्छा संतुलन रहता है, तो एक सुखमय और शांत प्रिय वातावरण का निर्माण होता है और उसमें कोई भी कार्य हो, चाहे वो शिक्षा जगत का हो या किसी कार्यालय में कोई अधिकारी काम कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उसकी कार्य दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि एक जीवन में धैर्य की प्राप्ति होती है और उस धैर्य से बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आती हैं उसका धीरे धीरे सारी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती हैं और अपने में कार्य में सफल हो जाता हूँ। जिस फेलो के लिए आप चयनित किए गए हैं, किस तरह से आप आज, ये है क्या चीज़, इसके बारे में जरा जानकारी। ये एक वर्ष पहले मैंने इसके लिए आवेदन किया था। ये जो इंस्टीट्यूट है लंदन की, यूके की, ये इसको मान्यता चार्टर प्रोफेशनल बॉडी के रूप में प्राप्त हुई है। यूके में 2 संस्थाएं हैं, एक लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन है। दोनों की मान्यताएं बराबर मान्यताएं हैं। अगर आप इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं और गणित के केवल सिद्धांत को ही नहीं विकसित कर रहे हैं बल्कि उसके एप्लीकेशन पर भी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि मैं एप्लीकेशन काफ़ी कर चुका हूँ इस फील्ड में। मैंने बैंकिंग में भी कुछ गणितीय मॉडल लगाए हैं, मैंने अर्थशास्त्र में भी गणितीय मॉडल लगाए हैं, मैंने कुछ हेल्थ केयर सिस्टम पर भी एप्लीकेशन किया है। तो अपना बायोडेटा, उनके जो एक निश्चित फॉर्मेट रहता है, बल्कि वो वैसे ही जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि आपने डिफरेंट क्या किया है, आप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किए हैं, कब से कार्य कर रहे हैं, कौन कौन लोग जो आपसे सीनियर हैं वो आपको जानते हैं कि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो एक आवेदन दिया था, उनकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। फिर अगर सुटेबल पाते हैं तो उनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसको काउंसिल बोलते हैं, उस काउंसिल में उस पर वो चुनाव करते हैं। चुनाव क्या, एक तरह से इलेक्शन करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि कितने सदस्य पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, आखिर इस व्यक्ति को चाहते हैं लोग कि नहीं, उसी योग्य। तो अभी ये 1 साल बाद प्रोसेस होने के बाद ये अभी जल्दी हमको सूचना मिली कि आपको फेलो अनुमोदित किया गया है, बल्कि हार्ड कॉपी अभी कहीं रास्ते में है, हम तक नहीं पहुंची। ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट थी वो प्राप्त हो चुकी है। और इससे जुड़ने का जो शीर्ष विशेष लाभ है कि भारत देश को एक जो विशेष संस्थान है, विशेष दर्जा प्राप्त एक गणित की संस्था है, भारतीय का नाम उसमें सम्मिलित हो जाना और विदेशियों के साथ यूरोपियंस, विदेश के लोग जो फॉरेनर हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो अपने को बिल्कुल कि हम ही बहुत श्रेष्ठ हैं, काम कर रहे हैं, उससे ये होता है नहीं, भारत में भी जो इस क्षेत्र में लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी आपके बराबर कोलैबोरेट करके आपके साथ काम कर सकते हैं। तो ये जो मान्यता मिलती है आपस में रिसर्च करने की, और बहुत सारी सुविधाएं उसकी हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनके जर्नल्स हैं जो बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। उनकी मैगजीन्स हैं,
उनके प्रोफेसर्स के ग्रुप हैं, उस ग्रुप में आपको शामिल करेंगे, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। अगर आपको जाना है, समय है, तो उनके साथ उनके प्रोजेक्ट रहते हैं, उस प्रोजेक्ट में आप कोलैबोरेट करें, फिर आपको वहाँ बुला भी सकते हैं वो। ये सारी संभावनाएं इससे जुड़ती हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। जब आपका चयन किया गया, निश्चित रूप से जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ी हैं। 7 जनपदों में 763 महाविद्यालय हैं। वहाँ के आचार्यों को आपको कैसे आप प्रेरित करेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे आप? जी, 763 जो संबद्ध महाविद्यालय हैं विश्वविद्यालय से, उसमें अब तो ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस में गणित के कोर्स खुल गए हैं। अन्यथा पहले एडेड में तो लिमिटेड जगहों पर, जैसे 20 कॉलेज एडेड हैं, उसमें मैथमेटिक्स है। अब लेकिन सेल्फ फाइनेंस में भी मैथमेटिक्स का शिक्षण और शोध प्रारंभ हो चुका है। शिक्षण तो होता है, शोध की दृष्टि से तो नहीं कह सकते सारे कॉलेज सक्षम हैं, लेकिन एडेड कॉलेजेस जो हैं उसमें अच्छे प्राध्यापक हैं, आचार्य हैं, बहुत प्रतिष्ठित जगहों से पढ़े लिखे हैं और अनुभवी हैं। तो इसके बारे में, जो हमारे क्षेत्र के बारे में है, जब हम अपनी कार्यशाला करेंगे आने वाले समय में, तो उनको आमंत्रित करेंगे और इस फील्ड में जो विशेष कार्य हो रहा है उनसे, उसके प्रति उनको जागरूक करेंगे। और जो चूँकि शोध का कार्य बहुत ही विशिष्ट कार्य होता है, जैसे मेडिकल साइंस में कोई नाक और कान का है, कोई हार्ट का है, कोई लीवर का डॉक्टर है, वैसे इसके क्षेत्र में भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे मैं ऑपरेशन रिसर्च का हूँ, कंप्यूटिंग का हूँ, कोई ज्योमेट्री का है, कोई अलजेब्रा का है। तो जो हमारे क्षेत्र से जुड़े लोग होंगे, निश्चित ही उनके संपर्क में हम आएंगे और इस क्षेत्र में जो विशेष कार्य हो रहे हैं उनको हम जागरूक करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि इस क्षेत्र में अगर कार्य करना है तो हम लोग कोलैबोरेट करके वहाँ के लाभ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन तक पहुँचा सकते हैं। सर, ये बताएं कि डिजिटल गैजेट्स आने से बहुत कुछ सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। डिजिटल गैजेट्स ने टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, पुस्तकों के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। अब पलक झपकते लोग रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं कि 2 मिनट में उनको मिल जाए। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई लिखना नहीं चाहता। इतना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, कैसे आप इसको? जी, ऐसा है कि आज की जो हमारे जो नई पीढ़ी है हमारी, वो चाहती कि सब कुछ हमारे सामने परोस कर रख दिया जाए। और ये स्थिति पहले हम लोगों के सामने नहीं थी, तो जो सामने तुरंत मेरे हाजिर हो जाए, इससे जो उसकी एक जो अंतर्निहित भावना संघर्ष की है वो ख़त्म हो जाती। संघर्ष का मतलब कोई भौतिक रूप से मैं संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक संघर्ष कि ये कहाँ से मिलेगा। पुस्तकें स्टैंडर्ड को, जैसे आपने कहा पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दिए, तो हम लोग स्टैंडर्ड पुस्तकों को खोजते थे, लाइब्रेरी जाते थे, जो गुरुजी लोग होते थे विशेष जिनको स्थान प्राप्त होता था उनसे पूछते थे इसके लिए क्या पढ़ें, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते थे। और इस संपर्क में जो व्यक्तित्व का निर्माण होता था, संघर्ष के बाद ही कोई व्यक्तित्व, चाहे ज्ञान के क्षेत्र का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे एडवोकेसी का हो, चाहे मेडिकल का हो, जब किसी फील्ड में जद्दोजहद और संघर्ष करता है तो तभी उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है। लेकिन अब ये शॉर्टकट चल गया है, गैजेट्स पर अवेलेबल हो गया, मैंने देख लिया, विद्यार्थी ने देख लिया, वो सूचना तो ले रहा है परंतु उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। सूचना जो होती है हमारे मस्तिष्क में स्टोर रहती, थोड़ी देर के लिए एग्ज़ाम दिया, वहाँ उगल दिया या रिप्रोड्यूस कर दिया, अच्छे नंबर आ गए, लेकिन जो आत्मीय जिसका टच नहीं होता है या हार्ट से या दिल से जिसको बात कहते हैं, वो जब वहाँ टच करती है बात आत्मिक लेवल पर, तभी वो ज्ञान उसमें प्रस्फुटित होता है, क्योंकि ज्ञान सारे अंदर होते हैं। तो जब मैपिंग हो जाती है सारे ज्ञान, अगर विवेकानंद जी की बात करें तो कहते हैं एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ह्यूमन बीइंग। शिक्षा वही है जो अंदर से प्रस्फुटित हो जाती है जब उसको एक वातावरण मिलता है, तो वो वातावरण ही संघर्ष और जो सीखने की लक होती तो ख़त्म हो रही है। गैजेट्स निश्चित रूप से
आवश्यकताएं भी आजकल हैं। गैजेट्स, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गैजेट्स एकदम नुकसान देने वाले हैं, गैजेट्स का लेकिन अगर लिमिटेड उपयोग किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हो जा रही हैं, कोई डिक्शनरी से देखना है, किसी के पास डिक्शनरी नहीं होती थी, कितने बच्चों के पास मुझे याद है खरीदने के लिए भी नहीं होता था, तो अगर जैसे डिक्शनरी देखना है, सारी भाषाओं का ज्ञान इसमें अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। कोई फार्मूला भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, रास्ते में चल रहे हैं तो किताब तो है नहीं वहाँ पर, आप उसको देख सकते हैं अपने उसमें, या कोई चीज़ ज्ञान आप मैप करना चाहते हैं, उससे कंपेयर करना चाहते हैं, वो देख लें। एक बार में 1 घंटे आधा घंटे से ज़्यादा गैजेट्स ना देखें, क्योंकि वो इरिटेशनल वैल्यू बढ़ जाती है और मेंटल जो हैंगओवर है और जो मानसिक अशांति है, जो आज का युवक चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ये गैजेट्स उसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाती है, पढ़ता है लेकिन आउटपुट नहीं दे पाता है। तो इसके लिए तो यही है कि हमें अपने, जैसे अब मैं शिक्षक हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें जो आपसे वार्ता कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लास में भी बात करता हूँ कि जितना ज़रूरी है आप उतना देखें, सोने के 1 घंटा पहले ना देखें। तो इससे अब इसको दूर नहीं किया जा सकता तुरंत घर से। देखिए 5 साल के बच्चे जो है ज़बरदस्ती ले रहे हैं घर में, जी, रो रो करके बुरा हाल कर देते हैं। यही नहीं, हमको सीखना उनसे पड़ता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गैजेट्स का ये रूल है कि जो जितना इस्तेमाल करेगा उसकी जानकारी उतनी बढ़ेगी। हम आप उतना इस्तेमाल करते नहीं, तो इसमें इसकी क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आप थोड़ा थोड़ा काम करके जो जो ज़रूरत है वो ले लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल कितनी है उसमें अंदर चले जाते हैं और उसी में वो उलझ जाते हैं। और सूचनाएं भी बहुत इस तरह की हैं, जैसे बच्चे की एज कम है लेकिन उसको बहुत सारे सूचनाएं ऐसी मिल रही जो एडल्ट्स की मिल रही हैं। तो अगर एडल्ट है तो उसको जानकारी तो हो जाएगी जो माँ बाप पहले नहीं देते, तो हो सकता है अलर्ट हो जाए, लेकिन उससे उसका गड़बड़ भी हो सकता था। पहले माँ बाप बताते थे, बेटी को माँ जो ट्रेंड करती थी कि तुम्हारी ये एज ग्रुप में है, अब तुम्हें ऐसा रहना है, तुम्हें संयम के साथ रहना है, दोस्तों से अलर्ट रहना है। लेकिन अब वो सारा काम गैजेट से करने लगे तो उसके आगे भी उनकी क्यूरियासिटी बढ़ती है, तो वो नुकसानदेह भी है। सर, माँ की रसोई, नाना का बाटी चोखा, अब तो रिश्तों के नाम से वो सब सिस्टम, सारे खाने जितने फूड्स में बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गैजेट्स हमारे लिए लाभदायक भी है, ये हमारे जीवन को सरल भी कर रहा है, लेकिन अगर इसको संयमित ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ये नुकसान भी कर रहा है और इसके हेल्थ हैजार्ड सबसे ज़्यादा हैं। हाँ, तो ये हमको ट्रेनिंग देने की बच्चों को आवश्यकता है, और बच्चे नहीं समझेंगे तो बीमार होंगे और डॉक्टर रोक देगा उनको, आप मत देखिए। हाँ, डिप्रेशन हो जा रहा है लोगों को, हैंगओवर हो जा रहा है, चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, नींद नहीं आ रही, ये सब गैजेट्स का एक कारण है और फास्ट फूड का एक कारण है। और समय से सोना, जैसे आपको 6 घंटे 8 घंटे सोना है, नहीं सो रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, सूर्य जब निकलता है तो ऊर्जा हाई रहती है, दोपहर में मैक्सिमम एनर्जी रहती है अपने ब्रह्मांड की भी, और ब्रह्मांड के यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये जो हमारा शरीर है ये पूरा ब्रह्मांड ही है, उसका छोटा स्वरूप है। जैसे घड़ा है तो घड़ा भी एक वही है जो मिट्टी बाहर है, तो ये ब्रह्मांड के हिसाब से नहीं चलेगा। ब्रह्मांड में सूर्य निकल रहा है और हम सूर्य निकलने के समय सोने जा रहे हैं। जी। तो वो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा पलट जा रहा है, और प्रकृति से आप विरोध करके जिंदा नहीं रह सकते, ना स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए हमको अपनी पुरानी परंपरा पर आना है और इसका प्रशिक्षण और इसका संस्कार हमें अपने बच्चों को देना है। अब बच्चों के ऊपर थोप भी नहीं सकते, बच्चों को मार भी नहीं सकते, मारना भी अच्छी बात नहीं है, बच्चों को बहुत डराना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक नहीं गुरुजी, क्योंकि अब उन्हें सीखना भी पड़ता है। हाँ, उन्हीं से सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से सीखना। आज के गुरु हमारे बच्चे। बिल्कुल। फादर, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, अब्राहम लिंकन कितने दिन पहले किए थे। है तो पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन ये सब जितने हैं उसका मतलब यही है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, उसके पास ज़्यादा लेटेस्ट नॉलेज भी है, हमारी फील्ड का निकला है। आपको ऐसे ऐसे लोगों को बताएं कि हम लोगों के समय नेट JRF देखने को नहीं मिलते थे, अब पता चला 10 बार 5 बार उसने नेट JRF किया है, तो हमसे कई गुना योग्य है।
उसके पास अनुभव नहीं है लेकिन योग्यता हमसे ज़्यादा है, फिर भी वो हमारा सम्मान करता है, हमारे अनुभव को देखता है। तो इसका मुझे फ़ायदा इस ढंग से उठाना है कि उसको हम अपने अनुभव से उसके जीवन को थोड़ा सुधारने का प्रयास करें, उसको एक इस लेवल तक, इस स्तर पर जागरूक करें कि इसके आगे आपका नुकसान होने वाला है। आप धैर्य रखें, आप जो है सोएं और खाना आप लिमिटेड खाएं, एक बार में कम खाना खाएं, छोटे छोटे मील लें। डॉक्टर से ही कहते हैं एक बार में, पहले हमें आपको याद होगा हम लोगों क्या कहा जाता था, एक बार में कायदे से खा लीजिएगा, बार बार जो खाना नहीं मांग सकते आप घर में, वो उस समय था। आज ये है उलट गया है, आपको ये कहा जाता है थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। कई बार खा सकते हैं अगर पच गया, लेकिन एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं। तो ये सब ट्रेनिंग दिनचर्या की ट्रेनिंग है। आप किसी विद्यार्थी से कहिए योग करना है तो कहता है अरे सर आप जो है बुजुर्गों वाली बात बताते हैं हमको। नहीं, योग बालकों को करवाना है, उनकी क्षमता बढ़ेगी, उनकी मेमोरी बढ़ेगी, उनमें जीवन में धैर्य उत्पन्न होगा। जिम जाएं, ठीक है जिम जाएं, लेकिन जिम जल्दी जल्दी आप करेंगे तो आपके आर्गन सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए जिम जाएं तब भी स्लो करना पड़ेगा। योग करेंगे तो धीमे करते हैं तो योग है, और फास्ट करने लगते हैं तो एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज से वही नए लोगों में भी वही हाल है कि उनको पैक चाहिए, उनको सुंदरता बढ़ाना है, उनकी बॉडी शॉपिंग करनी है, उनको कंपटीशन में अपने को स्मार्ट दिखाना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें रोकना है, नई पीढ़ी को। सर, जैसा कि नए आचार्य जितने हैं अब उनको सर से लाभ मिलने जा रहा है, चूँकि आप योग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सब मन को एकाग्रचित कैसे करना है उसकी भी कला सर को आती है, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी 7 जनपदों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जिम्मेदारी भी आपको दी गई, आपने बाखूबी निभाया, और हमको लगता है आने वाले समय में और जिम्मेदारी का भार सर के ऊपर बढ़ने वाला है, लेकिन कंधा बहुत मजबूत है, इतना कमज़ोर नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, ऐसे आशीर्वाद। धन्यवाद, धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।